हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और यह वीडियो आज बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 और 2 के लॉन्ग एंड शॉर्ट सॉल्व्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट वाला कवर कर ले रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट का मतलब 10 मार्क्स और 7 मार्क्स का वीडियो अगर आप कवर कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस लॉन्ग वाले में 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपको पता ही चल गया होगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं ये बता भी दूं कि ये आपका अभी पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट का मतलब इसमें केवल यूनिट 1 और 2 ही कवर किया जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें यूनिट नंबर 3, 4, 5 भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह यहाँ पे आपको क्लासेज मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है वह है डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आपकी होने वाली है। और ये जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से ही पुटअप किया गया है, जिस यूनिट का नाम था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। अब देखो, पहले आपसे पूछा गया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब हम आपको ये बता दें कि सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी मींस हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंसेज लाइक शुगर या सॉल्ट कैन डिजॉल्व इन लिक्विड लाइक वाटर। अब देखो क्या है, वाटर में हमारे कितने ज्यादा शुगर या सॉल्ट डिजॉल्व हो रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी अगर कहीं भी वर्ड आ गया तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हमारा वही होता है कि हमारे किसी भी लिक्विड में कितने ज्यादा आपके सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, उसमें घुल पा रहे हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब वहीं देखो दूसरे की बात करें तो सोल्यूशन भी इसमें आप लोग लिख दीजिएगा अगर बड़े में पूछता है तो। ए सोल्यूशन इज ए मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस द सॉल्वेंट। अब देखो, अगर बात आ जाए सोल्यूशन की तो आप सोल्यूशन किससे बोलोगे? सोल्यूशन में हमारा यही होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब हम दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो हमारा थर्ड प्रोडक्ट बनता है सॉल्यूशन। मतलब A + B = AB जो हमारा बन रहा है, यही हमारा होता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आपके क्वेश्चन में ये लिखा गया, मतलब लिखा गया था एक्सप्लेन मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब हम आपको ये बता दें कि ये मेथड कौन सा है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मेथड का मतलब ये भी होता है हमारा मैकेनिज्म। कभी कभी ये मैकेनिज्म के नाम से भी पूछा जाएगा, तो आप लोग डिस्टर्ब ना होइएगा। अब यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, मतलब इसका यहाँ सोल्यूशन लिखा गया है। तो मैकेनिज्म की बात हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। तो इट मींस हाउ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट लाइक साल्ट और शुगर। जैसे कि इसके पहले आप लोगों ने अभी सॉल्युबिलिटी जस्ट पढ़ा है, तो सॉल्युबिलिटी में मैं यही बताया कि हमारे लिक्विड में कितने ज्यादा सॉलिड ऐड हो रहे हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब देखो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा डिटेल में जानोगे। इट मींस हाउ द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट लाइक साल्ट और शुगर। साल्ट और शुगर का मतलब मैं ऊपर बताया ना कि सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड पार्टिकल आपके हो गए मिक्स एंड ज्वाइन विथ पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट लाइक वाटर। अब इसमें मिक्स हो रहे हैं और हमारे सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्वेंट आप वाटर लिए हैं उसके साथ ये कैसे मिक्स हो रहे हैं, और थर्ड हमारा सोल्यूशन कैसे बना रहे हैं, इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मैकेनिज्म। और आप अगर यही सीख जाते हैं तो आपका 7 या 10 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वहां पे आपको मिलेगी, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे रेगुलर अपडेट्स एंड नोट्स वगैरह जाती रहती हैं, तो ज्वाइन करना ना भूलें। तो अब देखो, ये जो हमारा 3 स्टेप में होता है, इसकी मैकेनिज्म जो होती है अगर मैं आपको बता दूं, ये 3 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप हमारा जो होता है डी अटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम अ बल्क फॉर्म। अब देखो क्या है, बल्क फॉर्म में से हमारा जो सॉल्यूट होता है सबसे पहले वह डी अटैच होगा। डी अटैच का मतलब थोड़ी सी उससे दूरी बनाएगा। ठीक है, डी अटैच का मतलब ही होता है ना यार, दूरी बनाना। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। अब इसमें से क्या है, थोड़ा सा ये डी अटैच बनाएंगे, ये आपका सॉल्यूट पार्टिकल। अब इसी को हम लोग यहाँ लेके आए, जब इसमें से एक पार्टिकल को हम रिमूव करेंगे तो ये वैकेंट साइट हो जाएगा। जब एक पार्टिकल जाहिर सी बात है यहाँ से निकलेगा तो ये खाली जगह बच जाएगा, तो डी अटैच सॉल्यूट पार्टिकल्स ये हो गए आपके। एंड नेक्स्ट में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। अब ये क्या करेंगे कि हमारे सॉल्वेंट में जाके वैकेंट साइट बनाएंगे, मतलब अपने बैठने के लिए जाके वहां पे जगह बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा इधर देखो कि बीच में आपका वैकेंट साइट दिख रहा होगा, और ये बगल बगल आपके जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सब ये लगे हुए हैं, और बीच में फ्री सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वैकेंट साइट बन गई। अब जब खाली जगह इन लोग बना लिए, अब क्या हुआ, इंसर्शन ऑफ डी अटैच्ड सॉल्यूट पार्टिकल इनटू सॉल्वेंट। अब देखो क्या है, जो डी अटैच्ड हुए थे आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स, अब उनको सॉल्वेंट में रख दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वैकेंट साइट आपकी बनी हुई थी, और ये हमारे क्या थे, फ्री सॉल्वेंट पार्टिकल्स थे। अब इनको क्या है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो फाइनली एंड लास्टली हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये क्या हमारे सॉल्वेंट है, बगल बगल में घिरे हैं, अब बीच में हमारा सॉल्यूट आके गया, वैकेंट साइड में इसको रखा गया, और लास्टली एंड फाइनली हमारा सोल्यूशन बन गया। तो ये कुछ मैकेनिज्म इसके होते हैं। और जैसे देखो कि मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अब देखो क्या है, अगर ये तो मान लीजिए आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट पूछा था तो मैंने इसको बता दिया। अगर कभी कभी डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए पूछे जाते हैं तो इसको भी मैं बता दे रहा हूं, ताकि आपके अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो जा रहे हैं तो आप लोग डिस्टर्ब ना होइएगा, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। और इसमें जो फर्स्ट वाला है ये पोलर सॉल्वेंट्स है, ठीक है, मतलब डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए है। सबसे पहले पोलर सॉल्वेंट की बात हम करें तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मतलब बढ़ा दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है तो सो रिड्यूसेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसलिए वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है, ठीक है। एंड एबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग कोवैलेंट बॉन्ड, जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो उसमें जाहिर सी बात है कोवैलेंट बॉन्ड धीरे धीरे उसकी एबिलिटी घट जाएगी, तो वो टूटने लगेगा, ठीक। यहाँ तक आई होप कि आपका अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। एंड अब हम लोग बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट 2 मार्क्स में ये सारी चीज अगर पूछी जाती है तो आप क्या लिखेंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व ओनली नॉन पोलर सॉल्यूट। ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ये केवल नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ ही डिजॉल्व होंगे बाय इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन के साथ। एग्जांपल की बात करें तो फैट आयल ये सब हो गए, ठीक है। एंड अब हम लोग थर्ड की बात करें तो सेमी पोलर सॉल्वेंट कभी कभी पूछा जाता है। सेमी पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व ओनली सेमी पोलर सॉल्यूट, ये सेमी पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं केवल सेमी पोलर सॉल्यूट के साथ ही डिजॉल्व होते हैं डाइपोल मोमेंट की हेल्प से। एग्जांपल की बात करें, सॉरी फ्रेंड्स, एक हैशटैग करके मैं नोट्स वाली पॉइंट लिखा हूं, सो ऑल दीज पार्ट्स फॉलो लाइक डिजॉल्व लाइक मेथड। और ऊपर आपने देखा अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो नॉन पोलर सॉल्यूट के साथ ही डिजॉल्व हो रहा है। अगर सेमी पोलर सॉल्वेंट है तो ओनली सेमी पोलर सॉल्यूट के साथ डिजॉल्व हो रहा है। तो मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कि मतलब जैसे के साथ जैसा और तैसे के साथ तैसा, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड, सॉलिड है तो सॉलिड। वही बात है कि लाइक डिजॉल्व लाइक मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। एंड पहला क्वेश्चन आपका एंड हुआ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। और अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ एग्जांपल। अब देखो यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के अकॉर्डिंग, बट यहाँ से थोड़ा से आपको बायोलॉजी भी अप्लाई करना है। बायोलॉजी का मतलब फार्माकोलॉजी को थोड़ा सा अपने दिमाग और ध्यान में रखिएगा। फार्माकोलॉजी शायद आपको अभी 4th सेमेस्टर में मिले, और यहाँ एचएपी से रिलेटेड मैं कह सकूँ तो एचएपी से रिलेटेड थोड़ा सा होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम हम कैसे, यहाँ पे देखो अभी बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बता देंगे, और कुछ भी कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक आप चलिए। मैं ये चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाएगा, ठीक है। अब डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू ए मीडियम। वो मीडियम आपका लाइक ए मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन हो सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हम लोग इससे पहले यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि डिफ्यूजन में हमारा क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और बीच में हमारी कोई ए मीडियम लगा होता है, जैसे कि मेम्ब्रेन वगैरह लगे होते हैं। उसी मेम्ब्रेन की हेल्प से हमारे मॉलिक्यूल्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों ने डिफ्यूजन में पढ़ा था बहुत ही पहले, मतलब एचएपी फर्स्ट सेम में आप लोग जरूर पढ़े रहे होंगे, ठीक है। बट अब आगे देखो इसकी पूरी कहानी क्या होने वाली है।
अब देखो क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही पूछा गया है। तो है ना, टैबलेट डिजॉल्व इन स्टोमक, जब कोई भी टैबलेट हमारे स्टोमक में डिजॉल्व होता है, द ड्रग पार्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम वेयर दे आर मोर टू वेयर दे आर लेस। अब देखो क्या है कि हम लोग दवा खाते हैं तो दवा हमारे पेट में पहले जाता है, ठीक है, और जब हमारे पेट में दवा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पे उसको जाना चाहिए वो वहाँ पे दवा गई होगी कि नहीं गई होगी, ये हमारे माइंड में चलता है। लेकिन अब सेम प्रोसेस आज आप लोग ये सीख लो कि हमारी जो दवा हम लोग खाते हैं तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस पे अपना वर्क करती है, कि जहाँ पे कंसंट्रेशन कम होता है सबसे पहले वहाँ पे जाती है। तो मतलब व्हेन टैबलेट डिजॉल्व इन स्टोमक, जब हमारे स्टोमक में टैबलेट डिजॉल्व होती है, द ड्रग पार्टिकल्स स्प्रेड फ्रॉम, तो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं ये फैल जाते हैं, फ्रॉम वेयर दे आर मोर, जहां पे ज्यादा हैं, और टू वेयर दे आर लेस, और जहां पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ ये पूरे फैल जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब ये है कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफ्यूजन अपना कैसे वर्क करता है, ये इसका मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल बता दिया। अब देखो क्या है, इसमें दो ला भी हमारे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, दो ला, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो अगर आप दो ला इनको लिख देते हैं तो बहुत ही बेहतर मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। पहला तो हमारा फिक्स फर्स्ट ला ऑफ डिफ्यूजन है, दूसरा फिक्स सेकंड ला ऑफ डिफ्यूजन है। दोनों ला बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन ही पूरा रोल इसमें प्ले कर रहा है, तो डिफ्यूजन के दो ला भी होते हैं और ये हमारे पूरे ओवरऑल अपना काम करते हैं। तो फिक्स फर्स्ट ला ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो पहली पॉइंट जो है, फिक्स फर्स्ट लॉ सेज दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस। अब देखो क्या फिक्स फर्स्ट लॉ जो कहता है कि डिफ्यूजन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के, ठीक है। तो मतलब J इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो जहाँ पे J हमारा क्या है, फ्लक्स ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, और डी की बात करें अगर खाली खाली तो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है, और डी सी अपॉन डी एक्स की बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, ठीक है, मतलब ये डिफरेंस वाला काम करता है हमारा, ठीक। और आपको दिख रहा होगा निगेटिव साइन ऊपर, J इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी अपॉन डी एक्स। अब निगेटिव साइन का मतलब ये है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिफ्यूजन अकर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अ हाई कंसंट्रेशन, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब हाई से लो की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया गया। अब फिक्स सेकंड लॉ की हम बात करें, फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि आप लोग फर्स्ट लॉ बहुत ही आसान से आराम से समझ चुके हैं ना, आसानी से समझ लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग जरूर करें, ताकि जो भी डाउट रहे आपका अच्छे से मैं क्लियर कर सकूं। अब देखो सेकंड पॉइंट की बात करें तो फिक्स सेकंड लॉ एक्सप्लेन हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज विद टाइम ड्यूरिंग डिफ्यूजन। ये देखो कंसंट्रेशन मतलब समय के साथ चेंजिंग होती रहती है ना डिफ्यूजन में, तो फिक्स सेकंड लॉ हमको क्या है, टाइम के बारे में नॉलेज चाहिए थोड़ा सा अपना। तो डी सी अपान डी टी इक्वल टू हमारा डी इंटू डी स्क्वायर सी अपान डी एक्स स्क्वायर, ये इनके थे ला, ठीक है। ला का मतलब इक्वेशन था, और अगर 2 मार्क्स में कभी कभी इनकी एप्लीकेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं 2-4 पॉइंट एप्लीकेशन भी आपको बता दे रहा हूँ। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में बहुत ही हेल्प है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऊपर देखा ही कि इनका रोल कैसे है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म से ड्रग जब रिलीज होती है तो वहाँ पर भी इनका बहुत ही रोल, मतलब बहुत ही बढ़िया रोल होता है। और आई होप कि आपको डोजेज फॉर्म किसे बोला जाता है क्लियर होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको डोजेज फॉर्म का डिफिनीशन जरूर बताइए, केवल एक लाइन का, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं, केवल आपको शॉर्ट में डिफिनीशन बताइए ताकि मैं समझ सकूं। आप हिंट दीजिए, मैं समझ लूंगा, ठीक है। एंड अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक है। स्टेट राउल्ट लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। आपको कुछ भी नहीं करना है, बता देना है केवल राउल्ट लॉ क्या होते हैं और एप्लीकेशन और उनका लिमिटेशन। अब देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर राउल्ट लॉ पूछे, ठीक है, अगर बड़े मार्क्स में पूछता है 7 या 10 नंबर में, तो राउल्ट लॉ को बताने से पहले सबसे पहले आप डाल्टन लॉ अपने एग्जाम कॉपी में जरूर मेंशन करिएगा, क्योंकि विदाउट राउल्ट लॉ, विदाउट डाल्टन लॉ के राउल्ट लॉ क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा डाल्टन लॉ का, उसके बाद राउल्ट लॉ का, तब एप्लीकेशन तब लिमिटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात ही करूंगा डाल्टन लॉ का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डाल्टन लॉ, अब देखो क्या है डाल्टन लॉ के, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ओवरऑल समरी कि डाल्टन बोले क्या थे। अब देखो क्या है, ये कंटेनर है आपका, ठीक है, इसमें गैस ए, गैस बी, गैस सी भरी हुई है, बाकी ओवरऑल एक कंटेनर है।
तो अब देखो गैस ए का पार्शियल प्रेशर हमारा पीए हुआ, गैस बी का पार्शियल प्रेशर पीबी हुआ, गैस सी का पार्शियल प्रेशर हमारा पीसी हुआ। तो डाल्टन हमारे क्या बोलते हैं कि टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इक्वल टू हमारा क्या हुआ कि P का मतलब होता है हमारा पूरे कंटेनर का प्रेशर, ठीक है। P का मतलब पूरे कंटेनर का प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू P हमारा होता है, तो P इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC होता है, ठीक है। ये हमारे एकदम डाल्टन बोले थे, बहुत ही इजी लैंग्वेज और कम मतलब कम समय में ज्यादा जानकारी आपको मिली है, ठीक है। सेम यही डाल्टन लॉ बोले हैं, बस आपको इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा लेंथी करके अपने एग्जाम कॉपी में लिख देना है, ठीक है। और अब हम इनके थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देते हैं कि हमारे डाल्टन ने क्या बोला था। इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज, अब देखो मान लो कोई कंटेनर है, उसमें गैसों की मिश्रण भरा हुआ है, ठीक है, और वो जो गैसें हैं वो आपकी नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ठीक। उसके बाद देखो द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर ऑफ ईच गैस इफ इट वेयर अलोन इन ए कंटेनर। अब क्या यहाँ पे बताना आपको, मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर इज ईच गैस एज इट वेयर अलोन इन द कंटेनर। अब देखो क्या है, जो भी गैसों की मिक्सचर है अपना अपना कुछ अलग अलग का प्रेशर होता है उसी कंटेनर में, ठीक है। और उसी कंटेनर को प्रेशर को यही हमारे डाल्टन ही डिटेल में किए थे। इफ कंटेनर है जा O2, अगर ऑक्सीजन कंटेनर में रखा गया है तो उसका प्रेशर 2 ATM का रहेगा, अगर N2 है तो 3 ATM का रहेगा। द टोटल प्रेशर इक्वल टू 3 + 2 = 5 ATM हुआ ना। तो ओवरऑल का प्रेशर ही जब हम लोग ऐड करके बता देते हैं तो उसी को बोला जाता है डाल्टन प्रेशर। मैं एक बार और बता दूं, आपका गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है। ऊपर आपने पढ़ा कि गैसों का मिश्रण होता है किसी कंटेनर में, तो मिश्रण हो गया। और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर पीए है, ए इसका क्या है पार्शियल प्रेशर पीए है, इसका पार्शियल प्रेशर पीबी, इसका पार्शियल प्रेशर पीसी है। तो हमारे जो डाल्टन थे ये बोले कि पी मतलब प्रेशर पूरे कंटेनर का प्रेशर इक्वल टू हमारा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी ही होता है, और यही हमारे डाल्टन से बोले, ठीक है। अब देखो राउल्ट क्या बोलते हैं, डाल्टन की तो कहानी। अब देखो ये राउल्ट क्या बोलते हैं, राउल्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कभी कभी 2 मार्क्स का सेपरेट पूछता है, तो 2 मार्क्स में आप लोग एक्चुअल कंटेंट लिख के आइएगा, ठीक है। अब देखो राउल्ट क्या बोलते हैं कि राउल्ट लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन अ सॉल्यूशन। अब वहां पे आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर को फाइंड किया। अब ये कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है मोल फ्रैक्शन के, उस सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है। अब देखो कि अगर मैं आपको डाल्टन लॉ नहीं पढ़ाया होता तो आपको कैसे पता चलता कि पार्शियल प्रेशर क्या है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको डाल्टन लॉ पहले बता दिया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है उसके मोल फ्रैक्शन के। अब देखो क्या है पार्शियल प्रेशर पीए पीबी पीसी, यही है ना हमारा। तो ए इक्वल टू हमारा वेपर प्रेशर मतलब पी नॉट ए और एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन आपका होता है, और बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी का मतलब वेपर प्रेशर आपका ऊपर का है, नीचे मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पी नॉट सी एक्स सी, ठीक है। ये हमारे हो गए राउल्ट्स लॉ। अब देखो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, हमारा डाल्टन के अकॉर्डिंग तो हमारा वही था पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही थे हमारे। लेकिन अब देखो क्या है राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। पी नॉट का मतलब आपने ऊपर देखा कि वेपर प्रेशर होता था, ठीक है, और एक्स का मतलब हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। तो पार्शियल प्रेशर P इक्वल टू वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे जो डाल्टन कह रहे हैं, सॉरी फ्रेंड्स राउल्ट्स जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि P नॉट इंटू एक्स मतलब वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे इनका मतलब क्या हो रहा है, पी ए का मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए आपने ऊपर देखा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी सी इक्वल टू पी नॉट सी इंटू एक्स सी, ठीक है। ये तो हमारे राउल्ट्स कह रहे हैं। अब इन्हीं सारी चीजों को हमें क्या करना है, अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख देना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने डाल्टन के लॉ में देखा था, डाल्टन हमारे यही बोले थे, तो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। अब आपको वैल्यू पता हो गई, पी ए क्या है, पी बी क्या है, पी सी क्या है। पी ए बराबर आपको पुटअप करना है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी बराबर आपको पुटअप करना है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी सी बराबर आपको पुटअप करना है पी नॉट सी इंटू एक्स सी, ठीक है। अब इन्हीं को हमें पुटअप कर देना है। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैं पुटअप ही कर दिया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट सी इंटू एक्स सी, इसको मैंने पुटअप कर दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो यहीं पे हमारा राउल्स ला डाल्टन ला दोनों मर्ज किए जाते हैं और यहीं पे इनका एंड हो जाता है। अब देखो इनका नेगेटिव डेविएशन क्या कहता है कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स सी प्लस पी नॉट सी इंटू एक्स सी, अगर ये बड़े हैं हमारे पूरे प्रेशर से, ठीक है, तो निगेटिव डेविएशन आएगा। अगर हमारे प्रेशर बड़ा है इनसे तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे राउल्स लॉ थे। अब हम इनके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। कभी कभी 2 मार्क्स में इसका एप्लीकेशन पूछ लिया जाता है। तो डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आप लोगों ने अभी जस्ट ही पढ़ा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 कंपोनेंट मिक्सचर, और 2 कंपोनेंट के मिक्सचर को बॉइलिंग पॉइंट को भी हम लोग इसी से मेजर भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट राउल्स लॉ गिव इट एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन, ठीक है। एंड अब हम बात कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड गिव इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। अब देखो क्या है लिमिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और उसके एप्लीकेशन वगैरह। अब मैं इसकी मतलब बात करने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पुटअप किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ना बांट देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। अब उसी अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में सेट बना लीजिएगा कि इसमें क्या होने वाला होगा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आल्सो कॉल्ड नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है कभी कभी आपके एग्जाम में अगर नस्ट के नाम से पूछा जाएगा तो आप लोग बिल्कुल डाइवर्ट ना होइएगा और अच्छे से लिख के आइएगा कि ये आप लोग ये जरूर अपने माइंड में एक बार रखिएगा कि एस फार्मा वाले सर पढ़ाए थे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को दूसरे नाम से नस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर आप सब अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि यार एक ऑनलाइन टीचर के साथ मतलब ऑनलाइन टीचर आपसे क्या ही ले सकता है, केवल आप लोग उसका सपोर्ट करते रहो। और आप लोग जब थोड़ा सा कमेंट वगैरह करते हैं ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 2 की बात करें, व्हेन ए सल्यूट इज एडेड टू ए मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। कोई भी सल्यूट जब हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 मिक्सचर मतलब दो लिक्विड रहेंगे, अगर वो इमिसिबल रहेंगे तब की बात किया जा रहा है, ठीक है। इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन देम ए कांस्टेंट रेशियो एट ए गिवन टेम्परेचर। और क्या करना है अगर हमें दोनों को अलग करना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, वहां पे आपका क्लियर होगा। जैसे मान लो कि आपका ये 2 सल्यूट है, ठीक है। मान लो एक बी है और एक ए है। फिलहाल ये आपका लाइपोफिलिक है और ये आपका वाटर जो कि हाइड्रोफिलिक है, मतलब तेल और पानी भी आप ले सकते हैं। तो ये बताओ कि दोनों तो मिक्स होंगे नहीं, ठीक है। और किसी भी सल्यूट, ये जो हमारा ड्रग्स है, सल्यूट मतलब हमारा ड्रग्स है। अब इसी ड्रग को चेक करना है कि हमारा जो ड्रग्स है कितना ज्यादा ये फिनॉल में डिजॉल्व हो रहा है और कितना ज्यादा हमारा वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। इसी नेचर को हमें चेक करना होता है। इट इज यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर को हम लोग चेक करते हैं इसमें, लाइक ए पार्टिकल्स आर लाइपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। ये जो हमारा पार्टिकल्स है ये लाइपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है। अगर आपका ड्रग फिनॉल में डिजॉल्व हो जा रहा है तो लायोफिलिक है, अगर वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है तो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। बिल्कुल सीधी सी बात यही इसकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। अब देखो क्या है, फर्स्टली टेक पार्शियली मिक्सिबल बाइनरी सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है हमें, पार्शियली मिक्सिबल बाइनरी सोल्यूशन लेना है, मतलब फिनॉल और वाटर का सोल्यूशन लेना है। देन मिक्स अननोन ड्रग इनटू दैट बाइनरी सोल्यूशन। अब उसी बाइनरी सोल्यूशन में हमको अननोन ड्रग ऐड कर देना है, उसके बाद उसको मिक्स कर देना है। देन मिक्स इट। उसके बाद नाउ वी चेक ऑन विच सॉल्वेंट फिनॉल और वाटर ड्रग डिजॉल्व मोर। अब हमें उसी सॉल्वेंट में, फिनॉल और वाटर के सॉल्वेंट में हमें चेक करना है कि हमारी ड्रग्स ज्यादा फिनॉल में डिजॉल्व हुई है कि ज्यादा वाटर में डिजॉल्व हुई है। अगर फिनॉल में ज्यादा डिजॉल्व होती है तो लायोफिलिक हो जाती है, अगर ज्यादा वाटर में डिजॉल्व होती है तो हाइड्रोफिलिक हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपका यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ होगा। अब पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट टेल अस हाउ ए ड्रग डिवाइड बिटवीन वाटर एंड ऑयल। तो वाटर एंड ऑयल का मतलब हमारा फिनॉल लाइपोफिलिक होता है, यहाँ पे हम फिनॉल भी लिख सकते थे ऑयल की जगह पे, ठीक है। बात तो वही होगी। तो P इक्वल टू हमारा होता है ड्रग डिजॉल्व या डिवाइड इनटू वाटर, मतलब हाइड्रोफिलिक अपॉन ड्रग डिजॉल्व या डिवाइड इन ऑयल मतलब लाइपोफिलिक, ठीक है। अगर P ज्यादा है 1 से तो ये लाइपोफिलिक होगा, अगर 1 ज्यादा है P से तो हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। ये इसकी कुछ कॉमन अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन सेंस लगा के आप वो उसका
कैलकुलेशन में यहाँ मतलब कैलकुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं इसका, ठीक है। अपने लैब में शायद आप किए भी होंगे। अब एप्लीकेशन बात कर लूँ हम डिस्ट्रीब्यूशन लाके, तो इसका जो एप्लीकेशन होता है ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है ड्रग के एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा एप्लीकेशन है ड्रग के डिजाइन में, मतलब फार्मुलेशन डिजाइन, मतलब किसी भी ड्रग की डिजाइनिंग में जब नई ड्रग्स बनाई जाती है तब। और थर्ड की बात करें तो पार्टिसन कोएफिशिएंट स्टडीज में, पार्टिसन कोएफिशिएंट की स्टडी में भी इसका यूज किया जाता है। फोर्थ की बात करें तो प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के प्योरिफिकेशन में भी। और फिफ्थ की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग सॉल्युबिलिटी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है? ओनली नॉन आयोनाइज्ड ड्रग, ये केवल नॉन आयोनाइज्ड ड्रग के लिए था। एंड सेम मालिकुलर फॉर्म रिक्वायर्ड, और जो कि मालिकुलर फॉर्म होता है ये सेम होने चाहिए तब ये डिटरमाइन कर पाएगा। इमिसिबल लिक्विड इसमें नेसेसरी, इमिसिबल लिक्विड के लिए ही है ये। और नॉट वैलिड फॉर केमिकल रिएक्शन, ऐसे मालिक्यूल्स जो केमिकल रिएक्शन शो करते हैं उनके लिए वैलिड नहीं थे, ठीक है। ये इनका कुछ हमारा लिमिटेशन था। एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका पुटअप किया गया है ये यूनिट नंबर 2 से आ गया, ठीक है। अब यूनिट नंबर 2 से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 पुटअप किया है, सबसे पहले हमारा लेटेंट हीट है, उसके बाद वेपर प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर के बाद हमारा इनहेलर है, और इनहेलर के बाद आपका एरोसॉल है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लेटेंट हीट का। अब ये आपको पता है कि अभी सेकंड यूनिट से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, ठीक है। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है हमारा गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा का ये इसका हिंदी हो गया। और इसका एग्जाम्पल आपने अपने रोजाना के मतलब दिनचर्या में जरूर देखे होंगे। जैसे कि हम जब पानी गर्म करते हैं तो आपने क्या कभी सोचा कि अगर हम 5 मिनट से पानी गर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही गैस को हीट देते हैं, पानी को हीट देते हैं, तो तुरंत तो हमारा पानी गर्म नहीं हो जाता। सबसे पहले वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो जब वह बॉइलिंग पॉइंट अपना पाता है तब बॉयल करता है ना। तो उससे पहले कि जो हम टेम्परेचर लगातार अप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। जो लेटेंट वर्ड आया है इसका मतलब ही होता है कि गुप्त मतलब छिपा हुआ, ठीक है। लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सबस्टेंस। लेटेंट हीट हमारी ऐसी हीट एनर्जी होती है जो कि किसी भी सबस्टेंस के फॉर्म को चेंज करने में जरूरत होती है, ठीक है। कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या तो गैस से लिक्विड, ये सारी चीजें विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर में बदलाव किए वह चेंज कर देती है। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो दे आर द अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब आर रिलीज्ड बाय ए सबस्टेंस ड्यूरिंग ए फेज चेंज टू ए कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग दैट सबस्टेंस टेम्परेचर इटसेल्फ। अब देखो सबस्टेंस का टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, लेकिन वहां पे उसको जितना बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है जब वो पा जाता है तब वह बॉयल करना चालू होता है, मतलब अपने फेज को तभी जाके चेंज करता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से हम लोग हीट अप्लाई कर रहे हैं पानी के साथ, तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये अपना फेज चेंज कर रहा है, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। व्हेन वाटर बॉयल इनटू स्टीम, जब वाटर हमारा बॉयल हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इट आल्सो एब्जॉर्ब हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट को एब्जॉर्ब किया है। दैट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन के लिए लेटेंट हीट हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारा नेक्स्ट टर्म था वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब ही होता है कि वेपर के द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक। तो द प्रेशर ऑफ ए वेपर इज कॉन्टेक्ट विथ इट्स सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। ये जो वेपर का प्रेशर होता है जब किसी भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के कॉन्टेक्ट में आता है तब की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं अच्छे से एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब दोनों इक्वल होते हैं तो वहीं पे हमारा ये वेपर प्रेशर काम करता है अपना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन ऊपर, मतलब वेपर बन रही है और किसी एक डिफ्लेक्टर से डिफ्लेक्ट होके फिर वह हमारे पानी में आ जा रहा है। मतलब जितना तेजी से वेपर बन रहा है उतना तेजी से कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो यही जो इस पे इफेक्ट जा रहा है इसी को हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो व्हेन बोथ इज इक्वल और गैस इज इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों इक्वल हों, वेपर या तो गैस जब दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो, दैट टाइम, उसी समय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन एनी सरफेस, तो प्रेशर के द्वारा किसी भी सरफेस पे जो वेपर लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा वेपर प्रेशर क्या होता है। अब इनमें सम मतलब कुछ फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। तो पहला फैक्टर हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की बात करें, एज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। अब देखो जाहिर सी बात है कि जब हम
टेम्परेचर को, ठीक है, लिक्विड में या सॉलिड में जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि ये कोई लिक्विड है। अगर हम इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई करें तो धीरे धीरे बॉयल होगा, धीरे धीरे वेपर निकलेगी। अगर ये हम 100 डिग्री कर देंगे तो तेजी से स्टीम बनेगा और तेजी से हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया की बात करें तो वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, और ये क्या करता है, हमारा सरफेस एरिया भी बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग इतनी छोटी सी एक कढ़ाई लिए हैं, मान लो छोटी सी कढ़ाई लिए हैं, इसमें हम लोग स्टीम बना रहे हैं तो थोड़े एरिया में बन रहा है, लेकिन बड़ी सी कढ़ाई ले रहे हैं तो स्टीम ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा निकलेगा। तो ये है सरफेस एरिया, ठीक है। एंड अब हम लोग का जो नेक्स्ट टर्म था इसमें वह था इनहेलर और एरोसॉल। अब हम लोग इनहेलर और एरोसॉल की बात कर लेते हैं। तो कभी कभी जो आपका ये इनहेलर और एरोसॉल है ये 2 मार्क्स में भी पूछता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर चारों को कॉम्बिनेशन किया तो 7 या 10 नंबर का, और अगर अलग अलग पूछा तो 2 नंबर का कंफर्म है। तो इनहेलर क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इनहेलर और एरोसॉल। अब हम इसको डिटेल में कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें एरोसॉल का। एरोसॉल क्या होता है, तो एरोसॉल इज अ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। ये हमारा एक प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म होता है दैट डिलीवर द ड्रग एज अ फाइन मिस्ट स्प्रे आर फोम, जो कि ड्रग को डिलीवर करता है एकदम फाइन, मतलब बहुत ही, अगर देखा जाए जैसे कि परफ्यूम हम लोग जैसे अपने बॉडी पे अप्लाई करते हैं ना, तो सेम उसी वाला प्रोसेस है। वैसे उसमें से जैसे हम लोग के बॉडी पे स्प्रे आता है और वैसे उसमें से ड्रग निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल फाइन तरीके से। द ड्रग इज फील्ड इन ए सील्ड प्रेशराइज्ड कंटेनर। जो ड्रग फील्ड किया जाता है ये एक सील्ड प्रेशराइज्ड कंटेनर में उसको भरा जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स प्रोपेलेंट गैस दैट हेल्प इन पुशिंग द ड्रग आउट व्हेन वाल्व इज ओपन। और इसमें हमारा एक प्रोपेलेंट भी होता है जिसको हम लोग जब प्रेस करते हैं तो वाल उसका ओपन हो जाता है। जब वाल ओपन होता है तो ड्रग हमारा बाहर की तरफ आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे एरोसॉल। अब इनहेलर की बात कर लेते हैं। देखो एरोसॉल और इनहेलर लगभग थोड़ा सा जो सेम आ जाते हैं ना, इसीलिए आपके एग्जाम में ये दोनों पूछ लिया जाता है। तो एन इनहेलर इज ए डिवाइस। इनहेलर हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है यूज टू डिलीवर ए मेडिसिन डायरेक्टली इनटू लंग्स। जो अगर हमें डायरेक्टली अपनी मेडिसिन लंग्स में डिलीवर करानी है तो हम लोग इनहेलर का हेल्प लेते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एरोसॉल और ड्राई पाउडर। और वो जो ड्रग्स हमारी होती है एरोसॉल या ड्राई पाउडर के फॉर्म में ही होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज मेनली यूज फॉर ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा एंड सीओपीडी। अब देखो क्या है, इस जो मतलब इनहेलर होता है ये ज्यादातर हम अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट को देते हैं ताकि वो अच्छे से ड्रग जो है वो डायरेक्ट लंग्स तक जाए और वो ठीक हो सके जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि अस्थमा और सीओपीडी के मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज के जितने भी पेशेंट होते हैं उनको ज्यादातर हम लोग क्या देते हैं, इनहेलर ही सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, राइट द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली पुटअप कर दिया जा रहा है तो 10 मार्क्स का रहेगा। अगर इनमें से कोई छोटे छोटे आ रहे हैं तो 2 मार्क्स से आएंगे। अगर मतलब अगर स्पेसिफिक 3-4 पॉइंट अगर केवल पूछ ले रहा है तो 7 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कवर करना है पूरा, ठीक है। तो आप जब हम पूरा कवर कर लेंगे तो अगर 10 में पूछे, 2 में पूछे, 7 में पूछे तो आपको घबराना नहीं है, अपने क्वेश्चन का रिप्लाई कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको टोटली मैं पढ़ा दूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम बात ही करेंगे अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आप लोगों ने क्लास 10th में लाइट वाला चैप्टर जरूर पढ़े होंगे, तो उसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपका क्लियर हुआ होगा। एक परावर्तन होता था, एक अपवर्तन होता था ना। अभी देखो उसी को माइंड में आप लोग रख के चलिए और अभी डाउट क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सबस्टेंस दैट शो हाउ मच लाइट बेंड और स्लो डाउन व्हेन इट पास थ्रू दैट सबस्टेंस। अब देखो जब हम किसी भी सबस्टेंस से लाइट अगर पास करवा रहे हैं तो वो सबस्टेंस कितने ज्यादा लाइट को सीधा निकाल रहा है या तो टेढ़ा कर दे रहा है, वही प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो इट टेल्स हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अब देखो ये भी बताता है कि जो हमारी लाइट है, मतलब इस लाइट की स्पीड है वो कितना ज्यादा चेंज हो रही है जब इसको हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर रहे हैं, ठीक। और फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन एनी 2 मीडियम। और ये क्या है, 2 मीडियम के बीच की जो लाइट का रेशियो होता है ये उसको ही बताता है। मतलब
एन इक्वल टू सी अपान वी। अब देखो एन का मतलब रिफ्रैक्शन इंडेक्स आपका है, और सी का मतलब वेलोसिटी ऑफ एम्प्टी एयर है, और वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सबस्टेंस होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो आपके बनाए गए हैं मीडियम, एक रेयर है और एक डेंसर। रेयर का मतलब एक खाली मीडियम है, दूसरा क्या है, डेंसर, थोड़ा सा घना टाइप का है। ये आपकी नॉर्मल रे आती है, और इधर से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है। तो ये जो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है ना, तो ये सीधे नहीं निकल रही, ये थोड़ा सा चेंज कर जा रही है। चेंज इसलिए कर रही है क्योंकि जो मीडियम इसको वह डेंस मीडियम मिल रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आई, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और दूसरा एंगल इधर जो बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। ठीक है, और ये आपका वैक्यूम मतलब एयर वाला मीडियम है, और दूसरा हमारा वाटर वाला मीडियम है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे देखो इसके एप्लीकेशन की बात करें। अब देखो ये जो एप्लीकेशन वगैरह है ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है इसका एप्लीकेशन। तो कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन, किसी भी सोल्यूशन का अगर हमें कंसंट्रेशन चेक करना हो तो भी हम इसका यूज करके पता कर लेते हैं, और किसी भी सबस्टेंस को आइडेंटिफाई करना हो तब भी हम इसका यूज कर लेते हैं, और किसी भी सबस्टेंस की प्योरिटी को टेस्ट करना होता है तब भी हम इसका यूज कर लेते हैं, क्वालिटी के कंट्रोल में भी इसका यूज कर लेते हैं, और एडल्ट्रेशन की डिटेक्शन में भी हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ऑप्टिकल रोटेशन का। अब देखो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो ये 7 नंबर का कभी अलग से पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड्स बताओ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ठीक, तो हम ऑप्टिकल रोटेशन की बात करें, व्हेन ए बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू ए सम लिक्विड और सोल्यूशन। जब क्या है यहाँ पे मतलब किसी भी सोल्यूशन में या किसी भी लिक्विड में जब हम लाइट की बीम एक पास करवाते हैं, द लाइट टर्न आइदर टू राइट और टू द लेफ्ट। तो लाइट जो होती है कभी कभी सीधा निकल जाती है, कभी कभी राइट चली जाती है, कभी कभी लेफ्ट चली जाती है। ठीक है, तो द एंगल थ्रू विच इट रोटेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। तो जिस एंगल पे हमारी लाइट रोटेट कर रही है उसी एंगल को हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, अब नीचे आपको दिख रहा होगा एक लाइट सोर्स, एक प्रिज्म रखा गया है, दूसरा सैंपल या सोल्यूशन आपका है, और इधर आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन जो लाइट का सोर्स है इस प्रिज्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि प्रिज्म क्या करेगा, जो बिखरी हुई लाइट है उसको बीम में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रिज्म हम इसलिए यूज करते हैं। अब क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो हमारी पीपीएल का मतलब प्लेन पोलराइज लाइट हमारे सैंपल या सोल्यूशन पे जब जा रही है, तो ये जो है लाइट अगर सीधा जा रही है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है आपका, और क्लॉकवाइज मतलब डेक्स्ट्रो है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीवो है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हैं ऑप्टिकल रोटेशन ये थे। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में भी इसका यूज हुआ मतलब होता है, प्योरिटी को टेस्टिंग में भी इसका यूज किया जाता है, और आइसोमेरिज्म के स्टडी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो क्या है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी और किसी भी फ्री स्पेस की परमिटिविटी की रेशियो को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ई अपान ई नॉट। ठीक है, ई नॉट का मतलब फ्री स्पेस और ई का मतलब होता है हमारा रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट के सिलेक्शन में इसका यूज होता है, मतलब सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स। और नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को चेक करने के लिए। और नेक्स्ट की बात करें तो आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग का आयोनाइजेशन को चेक करने के लिए। एंड नेक्स्ट की बात करें तो पोलरिटी डिटर्मिनेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब डाइपोल मूवमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि 2 मार्क्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। कई बार 2 मार्क्स में इसको पूछा जाता है। द मैथमेटिकल प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब देखो क्या है, चार्ज और डिस्टेंस के बीच में जो मैथमेटिकल आ जाते हैं प्रोडक्ट, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट का। मतलब क्यू प्लस यहाँ है, क्यू माइनस यहाँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, बीच की दूरी को हम लोग आर कह रहे हैं। तो म्यू इक्वल टू हमारा क्यू इंटू आर आता है, मतलब NaCl, एक तरफ Na है दूसरी तरफ Cl है। ठीक है, उसके बीच के डिस्टेंस को आर हम लोग आर कर रहे हैं। तो म्यू इक्वल टू आपका डाइपोल मूवमेंट है, क्यू का मतलब चार्ज प्रोडक्ट है, आर का मतलब डिस्टेंस है। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा डाइपोल मोमेंट था। कुछ और आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा बहुत ही नॉर्मल और इजी और एकदम आसान भाषा में ही मिलेगा। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। टू डिटरमाइन पोलरिटी, पोलरिटी को डिटरमाइन करने के लिए, और स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्टडी की स्ट्रक्चर करने के लिए, और प्योरिटी को टेस्टिंग में भी ये यूज किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब ब्रेक डाउन होना। तो द ब्रेकिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयन, जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमारा आयन में टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन।
तो सेकंड पॉइंट की बात करें, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली, जब कोई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कम पूरी तरीके से क्या है डिसोसिएट हो रहा है 100%, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट लेस देन 100%, तो वहां पे क्या है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी 100% अपना बहुत ही कम वो टूट रहा है, और वहीं देखो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट रहा है और ये 100% कम टूट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको H2O, तो H प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस HO पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारा होता है H2O से रिवर्सिबल रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सब्सटेंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस, मतलब H प्लस मतलब A माइनस, तो H इंटू ए नीचे हमारा हो जाता है, ऊपर का कंसंट्रेशन ऑफ फ्री सब्सटेंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ठीक है, तो द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज यूजुअली रिटन एज द क्वोशंट ऑफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है मोल पर लीटर में, इसको हम लोग रिटन फॉर्म करते हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, द स्टडी ड्रग आयोनाइजेशन। अब देखो क्या है, ड्रग के आयोनाइजेशन की जब हमें स्टडी करना हो तो तब भी हम इसका यूज करते हैं, और ड्रग के एब्जॉर्प्शन को जब हमें प्रेडिक्ट करना होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यूनिट 1 और 2 का ये जो मोस्ट पॉपुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये ऑलरेडी अब कवर हो चुके हैं, और ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। पार्ट 2 के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर इसको नोट्स डाउनलोड करना है इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन करके वहां से आप लोग नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।